नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 36। पहला प्रश्न है, हाल के अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी के कोर से सतह तक कीमती धातुओं के रिसाव का क्या प्रमाण मिला है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज व्हाट एविडेंस इज देयर ऑफ लीकेज ऑफ प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम द अर्थ्स कोर टू द सरफेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हवाई के ज्वालामुखीय चट्टानों से रुथेनियम 100 आइसोटोप की उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ रुथेनियम 100 आइसोटोप इन हवाईयन वोल्केनिक रॉक्स। जर्मन शोधकर्ताओं ने हवाई के ज्वालामुखीय चट्टानों में रुथेनियम 100 आइसोटोप की उच्च सांद्रता का पता लगाया है, जो मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर में पाया जाता है। यह दर्शाता है कि कोर की सामग्री मेंटल प्लूम्स के माध्यम से सतह तक पहुंच रही है। यह खोज उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देती है कि पृथ्वी का कोर भू रासायनिक रूप से पृथक है। तमिलनाडु में खोजे गए 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर का नाम क्या है और यह किसके शासनकाल में बनाया गया था? What is the name of the 800-year-old Shiva temple discovered in Tamil Nadu and during whose reign was it built? The right answer is option number B. मंदिर का नाम है थेन्नावनीश्वरम और बनवाया गया था मारवर्मन सुंदर पांड ने। तमिलनाडु के मदुरई जिले के उदमपट्टी गांव में खोजा गया यह 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर थेन्नावनीश्वरम के नाम से जाना जाता है। शिलालेखों और शिल्प शास्त्र से पुष्टि होती है कि यह मंदिर 1217 से 1218 ईस्वी में मारवर्मन सुंदर पांड के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मंदिर के शिलालेखों में नागनकुड़ी नामक जलाशय की बिक्री का उल्लेख है, जो 64 कासू यानी सिक्कों में बेचा गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी को संरक्षण की दृष्टि से किस स्थिति में वर्गीकृत किया गया है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्लासिफाइड एज व्हाट कंजर्वेशन स्टेटस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। न्यूज में क्यों है? राजस्थान विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और इसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक्स के नाम सिंदूर, जो ऑपरेशन का नाम था, मिस्री एवं सोफिया रखे गए हैं। जीआईबी मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है, लेकिन कम संख्या में यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मौजूद है। जीआईबी की मृत्यु दर का प्रमुख कारण विद्युत लाइनों से टकराव है, क्योंकि इसकी फ्रंटल विजन की कमी के कारण यह बिजली के तारों को आसानी से नहीं देख पाता। किस राज्य में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम विकसित किया जा रहा है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारतीय सेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गुलदार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के वेंगुर्ला तालुका में निवती रॉक के पास भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय एवं कृत्रिम मूंगा चट्टान बनाने जा रहा है। INS गुलदार को 12 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। एक बार जल मग्न होने के बाद जहाज प्रवाल विकास को बढ़ावा देगा, जिससे एक जीवंत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। यह स्कूबा डाइविंग और भविष्य में पनडुब्बी पर्यटन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो पर्यटकों को पानी के नीचे की दुनिया की एक रोमांचक झलक प्रदान करेगा। चिनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई कितनी है और यह किस प्रसिद्ध संरचना से ऊंचा है? What is the height of the Chenab rail bridge and is it taller than which famous structure? The right answer is option number A. इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और यह एफिल टावर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 324 मीटर से 35 मीटर ऊंची है। चिनाब रेल ब्रिज रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह सेवा उत्तर रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है और सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध है। न्यूज में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया। अंजी खाद ब्रिज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अंजी खाद ब्रिज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। अंजी खाद ब्रिज, जो चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी पर बना है, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। यह चिनाब रेल ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी लंबाई 725 मीटर और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया गया।
यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैली प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एम्पियन एकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्सन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के लिए 2026-27 के कार्यकाल के लिए किन देशों को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? विच कंट्रीज हैव बीन सेलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी फॉर द 26-27 टर्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इन देशों के नाम है बहरीन, कोलंबिया, कांगो डीआरसी, लातविया और लाइबेरिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इन देशों को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। ये देश अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया की जगह लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 2025 में यूएनएससी आतंकवाद निरोधक समिति यानी सीटीसी की अध्यक्षता अल्जीरिया करेगा, जबकि फ्रांस, रूस और पाकिस्तान उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है और यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इन विच कंट्री इज द माउंट एटना वॉल्केनो लोकेटेड एंड व्हाट टाइप ऑफ वॉल्केनो इज इट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह इटली में है और यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है और इटली का एक हिस्सा है। यह एक निरंतर सक्रिय स्ट्रेटो वॉल्केनो है जिसके 5 शिखर ज्वालामुखी क्रेटर हैं
और यह विस्फोटक, प्रवाही तथा मिश्रित प्रकार के विस्फोटों के लिए जाना जाता है। न्यूज में क्यों है? यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में विस्फोट शुरू हो गया है। माउंट एटना का जून 2025 का विस्फोट शुरू में स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें गैस के बुलबुले फटने से मध्यम स्तर के गैस चालित विस्फोट होते हैं। IPE ग्लोबल और इसरी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 1993 से 2024 के बीच भारत में गर्म दिनों की संख्या कितनी गुना बढ़ी है? According to the report of IPE Global and ISRI India, how many times has the number of hot days increased in India between 1993 and 2024? The right answer is option number C. यह 15 गुना बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश भर में अत्यधिक गर्मी और बारिश की घटनाओं में बड़ी वृद्धि का अनुमान है। इसके चलते अगले 5 वर्षों में यानी 2030 तक पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, ठाणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर जैसे शहरों में लू के दिन 2 गुने होने वाले हैं। अध्ययनों के अनुसार पिछले 3 दशकों में मार्च से सितंबर के महीनों में अत्यधिक गर्मी के दिनों की संख्या कितना बढ़ गई है? 15 गुना बढ़ी है। और पिछले 10 वर्षों की तुलना करें तो यह 10 गुना बढ़ी है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, जून 2024 से मई 2025 के बीच धरती का औसत तापमान कितना अधिक रहने का अनुमान है? हाउ हाई इज द Earth's average temperature expected to be between June 2024 and May 2025? The right answer is option number C, 1.57 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 22 महीनों में 21 महीने ऐसे रहे जब धरती का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर यानी 1850 से 1900 की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहा है, जो जलवायु संकट की गंभीरता को दर्शाता है। जून 2024 से मई 2025 की अवधि में वर्ष 1850 से 1900 बेंचमार्क की तुलना में धरती 1.57 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म रही है। अब यह 1850 से 1900 का आंकड़ा क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग का मूल्यांकन करने के लिए औद्योगिक पूर्व आधार रेखा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और यदि यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया तो फीडबैक साइकिल शुरू हो जाएगा। तब यह तापमान खुद ब खुद इंक्रीज होगा और किसी के बस में नहीं रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन कौन करता है? हु ऑपरेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ज्वाइंटली। PDS का संचालन केंद्र और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। केंद्र सरकार FCI के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की देखभाल करती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय वितरण, लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य दुकानों यानी FPS का संचालन करती है। अभी न्यूज में क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 3 डिजिटल पहलों डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र मोबाइल ऐप और अन्न सहायता शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है। आइए इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि अन्न सहायता मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अन्न सहायता प्लेटफॉर्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। PMGKAY और NFSA लाभार्थियों के लिए शिकायत निवारण प्रदान करना। आप कमेंट सेक्शन में PMGKAY का फुल फॉर्म लिखिए। मैं NFSA का फुल फॉर्म बता देता हूं। यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक शिकायत निवारण मंच है। एक और अन्य पोर्टल जिसका उद्घाटन किया गया है डिपो दर्पण पोर्टल। यह भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रबंधित खाद्यान्न डिपो के लिए एक तकनीक स्वचालित स्वमूल्यांकन और निगरानी पोर्टल है। जबकि अन्न मित्र ऐप सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत FPS डीलरों, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों और खाद्य निरीक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। BPSC प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और YouTube वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारत में हींग की खेती शुरू करने के लिए CSIR
IHBT ने किन देशों से बीज प्राप्त किए? फ्रॉम विच कंट्री डिड CSIR IHBT रिसीव सीड्स टू स्टार्ट असफोटिडा कल्टीवेशन इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईरान और अफगानिस्तान। हींग शीत और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में अच्छी तरह पनपती है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभी न्यूज में क्या है, लगातार 5 वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद CSIR IHBT पालमपुर हिमाचल प्रदेश ने हींग के पहले पुष्पन और बीज रोपण की सफलता की सूचना दी है। इस संस्था ने 2018 में ईरान और अफगानिस्तान से हींग के 6 बीज संग्रहों का आयात किया। यह भारत में पिछले 30 वर्षों से हींग के बीजों को शुरू करने का पहला प्रयास था। इन बीजों का उपयोग लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में 2020 में खेती शुरू करने के लिए किया गया। एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सलाहकार समिति ने 3097 मेगावाट की एटालिन रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से वन स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थित है, जो पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जो विश्व भर में 36 ऐसे हॉटस्पॉटों में से एक है। इस परियोजना में 2 गुरुत्व बांध शामिल है, एक ड्री नदी पर और दूसरा तालो यानी तांगोन नदी पर। दोनों ही दिबांग नदी, जो कि खुद भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, की सहायक नदियां हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना 2025 में विमान किस प्रकार का था? व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट वाज इन द अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, इसका कोड था AI-171। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे और अब तक मिली सूचना के अनुसार 270 मौत हो चुकी है, जिसमें से 241 लोग विमान में सवार थे जिनकी मौत हुई है और कम से कम 29 लोग जमीन पर मारे गए हैं और मोस्टली रेजिडेंट डॉक्टर। एक व्यक्ति की जान बची है जो एरोप्लेन में थे, उनका नाम है रमेश विश्व कुमार बुचारवारा। ये 38 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक थे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागर विमानन सुरक्षा के लिए भारत की संस्थागत व्यवस्था से संबंधित है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अहमदाबाद प्लेन क्रैश which of the following statements relates to India's institutional arrangement for civil aviation safety? The right answer is option number D. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO के दिशा निर्देशों का पालन करता है। अन्य विकल्प गलत है क्योंकि NDRF विमान दुर्घटनाओं की जांच नहीं करता। DGCA केवल हवाई अड्डों के संचालन को नियंत्रित नहीं करता है क्योंकि इसका दायरा व्यापक है। और CISF बचाव कार्यों का नेतृत्व नहीं करता है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने जांच में सहायता के लिए टीमें भेजी हैं। टाटा समूह जो एयर इंडिया का संचालक है ने प्रत्येक परिवार को पहले 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि की घोषणा की थी, बाद में 25 लाख रुपये और जोड़ दिए हैं, तो 1.25 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि प्रत्येक पीड़ित के लिए दिया गया है। CISF ने हवाई अड्डे पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया दी और भारतीय सेना ने HADR प्रयासों में सहायता की। इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। विमान में ब्लैक बॉक्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इन एन एयरप्लेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उड़ान के दौरान डेटा और कॉकपिट बातचीत को रिकॉर्ड करना। ब्लैक बॉक्स जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल है, उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी जैसे गति, ऊंचाई और चालक दल की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जो दुर्घटना की जांच में सहायक होता है। ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB द्वारा अहमदाबाद विमान दुर्घटना के 27 घंटे बाद बीजे मेडिकल कॉलेज की छत से बरामद किया गया है, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित होगा और पता चलेगा कि प्लेन कैसे क्रैश किया। इसी दुर्घटना से जुड़े अंतिम प्रश्न को देखते हैं। विमान उड़ान संचालन के दौरान मेडे कॉल क्या है? व्हाट इज ए मेडे कॉल ड्यूरिंग एयरक्राफ्ट फ्लाइट ऑपरेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन स्थिति का संकेत देने वाला एक संकट कॉल है।
मेडे कॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत है जिसे विमान चालक दल द्वारा तब उपयोग किया जाता है जब विमान गंभीर खतरे में होता है और तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज और समुद्री जहाज़ों में इसका उपयोग होता है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, वहाँ भी जब ये क्लियर हो जाता है कि टाइटैनिक डूब जाएगा तो मे डे कॉल किया जाता है, लेकिन उसमें तकनीक एडवांस नहीं थी तो सहायता समय पर नहीं पहुँच पाती है, और यहाँ पर तो समय ही नहीं ज़्यादा बचा। इमरजेंसी के समय मेडे 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 3 बार लगातार बोला जाता है। यह फ्रेंच शब्द मेडेयर से आया है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, हेल्प मी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान AI-171 के हादसे से ठीक पहले ATC को मेडे कॉल दिया गया था, लेकिन रिटर्न कॉल से पहले ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समय बचा ही नहीं, 2 मिनट के अंदर क्रैश हो गया। निकेल का उपयोग मुख्य रूप से किन बैटरियों में किया जाता है? निकेल इज प्राइमरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ बैटरीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिथियम आयन बैटरी। निकेल निष्कर्षण की एक नवीन हाइड्रोजन प्लाज्मा आधारित पद्धति ने हरित धातु कण में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाई है। यह पद्धति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 84% की कमी और ऊर्जा दक्षता में 18% की वृद्धि करती है। यह सफलता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निकेल जो EV बैटरियों यहाँ पे लगता है इसमें जैसे स्वच्छ तकनीकों के लिए आवश्यक है, वर्तमान में प्रति टन उत्पादन पर 20 टन से अधिक CO2 उत्सर्जित करता है। वर्ष 2040 तक निकेल की मांग 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक होने का अनुमान है। भारत में निकेल मुख्य रूप से ओडिशा की सुकिंडा घाटी के लेटेराइट निक्षेपों और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सल्फाइड अयस्कों के रूप में मौजूद है, लेकिन इसका प्राथमिक उत्पादन नहीं होता है। भारत अपनी निकेल मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है। ICPV 2544 किस फसल की किस्म है? विच क्रॉप डज द ICPV 25444 वैरायटी बिलोंग टू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरहर यानी पिजन पी। वैज्ञानिकों ने स्पीड ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करके अरहर यानी तुअर दाल की इस किस्म की एक ताप सहिष्णु किस्म विकसित की है जो भारत में प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाने और दालों के आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह किस्म 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के उच्च तापमान को सहन कर सकती है, जिसके कारण यह भारत के उष्ण और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है और सरकार का लक्ष्य 2028 तक दालों के आयात को समाप्त करना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शीर्ष दाल उत्पादक राज्य हैं। खान क्वेस्ट 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? वेयर इज द खान क्वेस्ट 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उलान बटार। भारतीय सेना का एक 40 सदस्यीय दस्ता जिसमें मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक और अन्य शाखाओं के कर्मी शामिल हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया की राजधानी उलान बटार पहुंचा। यह अभ्यास 14 जून से स्टार्ट हो गया है और 28 जून तक चलेगा। खान क्वेस्ट की शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी, जो 2006 से एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास बन गया है। वर्ष 2025 में यह इसका 22वां संस्करण है, जिसका आयोजन मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा किया जा रहा है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? विच टीम हैज वन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। 2023-25 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 11 से 14 जून तक ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स लंदन में खेला गया और दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल मैच 5 विकेट से जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच बने, ने 136 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और 27 साल बाद ICC का खिताब जीता। टीम ने अपना पहला और एकमात्र ICC खिताब 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में जीता था। तो दक्षिण अफ्रीका का यह सपना साकार हुआ और ऑस्ट्रेलिया को हराना फाइनल में एक दूभर टास्क है, इसने कंप्लीट किया। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अब 3 WTC चैंपियन हैं, जो तीनों संस्करणों में 3 विजेता के रूप में उभरे हैं। जून 2025 में उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ? बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज डिड द पैसेक्स एक्सरसाइज टेक प्लेस इन द नॉर्थ अरेबियन सी इन जून 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूनाइटेड किंगडम।
पैसेक्स एक प्रकार का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसे मित्र देशों की नौसेनाएं तब आयोजित करती है जब उनके मार्ग एक दूसरे से मिलते हैं। इनका उद्देश्य रणनीतिक समन्वय, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और संचार को सुदृढ़ करना होता है। भारतीय नौसेना ने पैसेक्स 2025 में स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर, एक पारंपरिक पनडुब्बी और P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान को तैनात किया है। INS तबर तलवार श्रेणी का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है जो अप्रैल 2004 में रूस में शामिल हुआ था। यह ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने वाला पहला युद्धपोत और वायु सतह और जल तल अभियानों के लिए सुसज्जित है। ICC के हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन द ICC's हॉल ऑफ फेम 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, MS धोनी। MS धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। धोनी अकेले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में तीनों ICC ट्रॉफियां T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 अपने नाम की है। इनके समय में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो होता ही नहीं था, इनसे पहले ये रिटायर हो गए थे। ICC ने 9 जून को लंदन के एब्बे रोड स्टूडियोज में आयोजित एक समारोह में 7 क्रिकेटरों को इस बार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, जिसमें 5 पुरुष क्रिकेटर हैं। एक तो हो गए भारत के MS धोनी, फिर है ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर 2 हैं, हाशिम अमला और ग्रीम स्मिथ, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेनियल विटोरी भी है। 2 महिला क्रिकेटरों को भी शामिल किया गया है, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर और इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर भी इसमें शामिल है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। गत चैंपियन विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में दुनिया के नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर को 4-6, 6-7, 4-7, 6-4, 7-6, 7-3, 7-6, 10-2 से हराकर 2025 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। यह मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला, इसलिए तो सेटों की संख्या इतनी है, जो फ्रेंच ओपन इतिहास का सबसे लंबा फाइनल था। यह अल्काराज का 5वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था, जबकि जैनिक सिनर ने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसी प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। अमेरिका की 21 वर्षीय कोको गॉफ ने फिलिप चैटियर कोर्ट में खेले गए फाइनल में बेलारूस की अरियाना सवालेंका, जो कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से हराया। 2022 के फाइनल में ईगा स्विएटेक से हारने के बाद यह कोको गॉफ का पहला फ्रेंच ओपन एकल खिताब था। यह 2023 में US ओपन खिताब के बाद कोको गॉफ का दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी था। किस भारतीय अभिनेत्री को मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैटरीना कैफ। मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा से ठीक पहले की गई है, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत का पहला ई-कचरा रिसाइकलिंग पार्क किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क हैज बीन अनाउंस्ड टू बी बिल्ट इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलांबी कला में भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की योजना घोषित की है। यह पार्क लगभग 11.5 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसकी सालाना प्रोसेसिंग क्षमता 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे की होगी। यह पहल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वित्तीय सेवाएं जैसे लोन और क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? Which has become the first e-commerce company to provide financial services like loans and credit facilities? The right answer is option number C, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने जून 2025 में RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे यह पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी जो वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकती है।
यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण देने की अनुमति देता है, बिना किसी तीसरे पक्ष के वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हुए। यानी किसी बैंक से अब टाई अप करने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही ये लोन दे पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5-6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ मेंस कैटेगरी ऑफ नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन। कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता, जो इनका 7वां नॉर्वे शतरंज खिताब था। इन्होंने अंतिम राउंड में अर्जुन एरिगेसी, भारत के हैं, के खिलाफ ड्रॉ खेलकर 16 अंकों के साथ टूर्नामेंट जीता। अंतिम राउंड में डी गुकेश का सामना फेबियानो कारुआना से हुआ, जिसमें गुकेश हार गए, नहीं तो ये भी टॉप कंटेंटर में शामिल थे। दूसरे चरण में तो ये कार्लसन को हरा भी चुके हैं, लेकिन चौथे चरण में ये हार गए। इसी कारण से तीसरा स्थान मिला इनको 14.5 अंकों के साथ, जबकि कारुआना 15.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।